छोटे शहर के खतरनाक और पागल लोगों के जाल में फंसी दो युवा महिलाएं अब अपनी जान और इज्जत की खातिर अपने सताने वालों से दर्दनाक बदला लेती हैं। फिल्म की शुरुआत दो सबसे अच्छे दोस्तों केटी और स्लोन से होती है। केटी थोड़ी गंभीर है जबकि स्लोन मस्ती करने वाली है। दोनों एक महीने की ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होती हैं जहां वे इकोफील्ड ऑर्गेनिक फार्म्स नामक फार्म पर काम करेंगी ताकि न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग के लिए पैसे बचा सकें। अगले दिन केटी का चाचा जेसन जो पुलिस वाला है उन्हें स्टेशन तक छोड़ देता है। दोनों जेसन और उनकी गर्लफ्रेंड के घर रात बिताती हैं और अगले दिन फार्म के लिए रवाना होती हैं। नए घर में सेट होने के बाद स्लोन सुझाव देती है कि शहर में रहते हुए वे फेक नाम इस्तेमाल करें। स्लोन अपना नाम हीथर रखती है और केटी अपना नाम रिप्ली। जेसन जो अपनी भतीजी के लिए चिंतित है उन्हें एक सुरक्षा शब्द तय करने के लिए कहता है जो वे हर दिन अपने संदेश में भेजेंगी। उस दिन का सुरक्षा शब्द एप्पल होता है। जेसन के जाने के बाद दोनों को बस का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान वे पास के कैफे में बैठ जाती हैं जहां दो स्थानीय लोग उनका ध्यान खींचते हैं। वे दोनों अपनी फेक पहचान बताते हैं। ये लोग भाई हैं और अपने नाम जेड और लुकास बताते हैं। वे दोनों लड़कियों को उनके काम करने वाली जगह तक छोड़ने का प्रस्ताव देते हैं। केटी को यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्लोन की खामोश विनती पर वह मान जाती है। दोनों लड़कियां जेड और लुकास के नीले ट्रक में बैठ जाती हैं लेकिन चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। टॉप ऑफ फॉर्म जेड जानबूझकर उस फार्म के पास से गुजरता है जहां केटी और स्लोन काम करने वाली हैं, जिससे दोनों थोड़ी उलझन में पड़ जाती हैं। अंततः वे फार्म पहुंचती हैं। जेड और लुकास की संदिग्ध मां उन्हें अंदर बुलाती है और फार्म जाने से पहले चाय पर आमंत्रित करती है। अंदर आते ही केटी को उसके पुलिस अंकल का मैसेज आता है। पहले से तय किए गए सेफ वर्ड के जरिए वह उन्हें बता देती है कि वह सुरक्षित है। इस बीच दोनों पाई खाती हैं और चाय पीती हैं जिसमें शायद कुछ ड्रग्स मिलाए गए हैं। पीने के बाद उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जैसे ही उन्हें कुछ गलत होने का एहसास होता है दोनों भागने की कोशिश करती हैं लेकिन जेड और लुकास उन्हें बेहोश कर देते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं। अगले दिन केटी और स्लोन जंगल के बीचों बीच पैनिक में और जंजीरों में बंधी दिखाई देती हैं। जेड उनके पास आता है और बताता है कि अब वे यहीं रहेंगी। उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कपड़े, बिस्तर और टॉयलेट। अगली सीन में केटी और स्लोन तैयार होती हैं। इस दौरान जेड का बॉस बोरिस आता है और केटी का फ़ोन ले लेता है यह देखने के लिए कि किसी को उनकी लोकेशन का पता तो नहीं है। तभी वह पता लगाता है कि केटी और स्लोन ने अपने नाम झूठ बताए हैं और मैसेज में इस्तेमाल किया गया कोड वर्ड भी सही नहीं था। अंततः केटी और स्लोन को बताना पड़ता है कि उनका सेफ वर्ड एप्पल है। सब कुछ सही होने के बाद केटी और स्लोन साधारण शावर से नहा रही होती हैं। तभी शहर का शेरिफ अपने पिस्तौल के साथ वहां पहुंचता है। पता चलता है कि शेरिफ बहुत बुरा है और मानव तस्करी को बढ़ावा देता है। वह महिलाओं में से किसी एक के साथ दुराचार करने आया है। शेरिफ अपने काम से संतुष्ट होने के बाद स्लोन डर कर केटी के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। शहर के दूसरी तरफ अंकल जेसन चिंतित हो जाते हैं क्योंकि केटी का लेटेस्ट मैसेज वही सेफ वर्ड इस्तेमाल करता है जो उसने कल भेजा था। वहीं जंगल के अंदर जेड और लुकास एक और कस्टमर का स्वागत करते हैं जिसे अब हम सिगरेट मैन कहेंगे। सिगरेट मैन स्लोन को उठाकर ट्रेलर के अंदर ले जाता है। जाहिर है वह थोड़ा साइको है। इस बीच पुलिस अंकल आखिरकार केटी और स्लोन के वर्कप्लेस में कॉल करते हैं और पता चलता है कि वे कल काम पर नहीं पहुंची थीं। उन्हें यकीन हो जाता है कि दोनों मुश्किल में हैं और वह उन्हें खोजने दौड़ पड़ते हैं। स्लोन और केटी का दिन और भी बुरा होने वाला है क्योंकि अगला कस्टमर पहले से भी ज्यादा संदिग्ध और डरावना है। जेड और लुकास सिर ढकते हैं जब यह कस्टमर पास आता है। पिग मास्क ड्यूड स्लोन को उठाकर ट्रेलर के अंदर ले जाता है। उसके जाने के बाद अब केटी की बारी है कि वह डर गई स्लोन को शांत करे। हम नहीं जानते कि पिग मास्क ड्यूड ने स्लोन के साथ क्या किया लेकिन वह पहले से भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड लगती है। अगली सीन में अंकल जेसन शेरिफ के ऑफिस पहुंचते हैं और शहर के भद्दे शेरिफ का सामना करते हैं जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ पता चलता है कि अंकल सिर्फ पुलिस नहीं है बल्कि असल में FBI एजेंट हैं। वह अपनी चिंता जाहिर करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनकी भतीजी को अपहरण कर लिया गया है। FBI अंकल शेरिफ को बताते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि केटी और स्लोन मुश्किल में हैं क्योंकि केटी ने लेटेस्ट मैसेज में नया कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। जंगल के अंदर जाहिर है शेरिफ ने किडनैपर्स को बता दिया कि केटी का अंकल FBI एजेंट है और कि केटी ने उन्हें सेफ वर्ड के बारे में झूठ बोला। FBI के इस मामले में दखल देने से बचने के लिए बॉस बोरिस जेड को आदेश देता है कि वह दोनों को मार दें और उनके शव फेंक दें। केटी और स्लोन को ये पता नहीं है कि केटी चुपके से उनकी बातचीत सुन रही है।
इसी बीच FBI अंकल उस कैफ़े जाते हैं जहां उन्होंने आखिरी बार केटी और स्लोन को छोड़ा था। वह बारिस्ता से पूछते हैं कि उसे क्या पता है। खुशकिस्मती से बारिस्ता याद करता है कि केटी और स्लोन किस तरह के ट्रक में गई थीं। अगले दिन केटी स्लोन को बताती है कि किडनैपर्स उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद किडनैपर्स सिगरेट मैन के साथ पहुंचते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं ताकि वह उनका ध्यान रखे। केटी इस मौके का फ़ायदा उठाती है और सिगरेट मैन को लुभाती। जब वह उसके पास आती है तो अपने नाखून और दांतों से उसका गला काट देती है। इसके बाद दोनों महिलाएं अपनी जंजीरों से खुद को आज़ाद कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ वहां पहुंचता है, शायद उन्हें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार से बाहर आता है, केटी और स्लोन उसकी कार चुरा लेती हैं। दोनों महिलाएं शहर की ओर गाड़ी चलाती हैं और हार्डवेयर स्टोर जाकर अपने लिए हथियार और गियर लेती हैं। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। वे कैशियर से पूछती हैं कि क्या उसे बोरिस के बारे में पता है, वही आदमी नीले ट्रक वाला। कैशियर जानता है कि वह कहाँ रहता है। शहर के दूसरी तरफ अंकल जेसन अपनी जांच जारी रखते हैं और कार इंश्योरेंस ऑफिस जाते हैं। वह एक कहानी बनाते हैं कि गलती से उनका ट्रक नीले ट्रक से टकरा गया और पूछते हैं कि उसका मालिक कौन है। इस बीच बॉस बोरिस घर पहुंचता है, लेकिन केटी और स्लोन पहले ही वहां पहुंच चुकी होती हैं। वे उस पर नाखून वाले गेंदे फेंकती हैं और उसे गंभीर रूप से घायल कर देती हैं। अब स्थिति पलट चुकी है और बोरिस अपनी जान बचाने के लिए पैसे देने तक तैयार हो जाता है। तभी अंकल जेसन बोरिस के घर के सामने पहुंचते हैं। केटी और स्लोन बोरिस से पिग मास्क वाले आदमी की पहचान पूछती हैं। जब बोरिस बताने से इनकार करता है तो केटी और स्लोन तैयार किए हुए भाले का इस्तेमाल करके उसे मार देती हैं। स्लोन चर्च में जाती है और अपने बलात्कारी का सामना करती है। केटी उसकी मदद करती है और दोनों दोस्त मिलकर उस आदमी को मार देती हैं। जब केटी और स्लोन गाड़ी चलाकर वहां से निकलती हैं तो वे अब शांत और खुश दिखाई देती हैं। लेकिन जब वे कार से उतरती हैं तो पता चलता है कि पिग मास्क वाला आदमी यानी पादरी पूरे समय ट्रक के पीछे जंजीरों में बंधा हुआ था। दोनों उसे पेट्रोल डालकर आग लगा देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। इस बीच अंकल जेसन शेरिफ के कब्जे में हैं और शेरिफ ने दो नई युवा महिलाओं को भी पकड़ रखा है। खुशकिस्मती से केटी और स्लोन उनकी मदद करने पहुंचती हैं। वे शेरिफ को बांध देती हैं और उसे डराने के लिए रशियन रूले का खेल खेलती हैं। शेरिफ माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन केटी उसे सिर पर वार करके मार देती हैं। फिर केटी और स्लोन उन महिलाओं को आज़ाद करती हैं और उन्हें अंकल जेसन को भी छोड़ने के लिए कहती हैं। जेसन पूछते हैं कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन महिलाएं जवाब नहीं देती क्योंकि वे केटी और स्लोन का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद केटी और स्लोन जेड और लुकास की मां के घर जाती हैं। उन्हें ड्रग देकर बेसमेंट में ले जाती हैं, जहां जेड भी बंधा और मुंह में कपड़ा डाला हुआ है। वे बेसबॉल बैट से जेड का सिर तोड़ देती हैं, जबकि मां को यह सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर वे लुकास के पास जाती हैं जो कुर्सी पर बंधा है। उसे मारने की बजाय वे उसे खोल देती हैं और बैट देकर धमकी देती हैं कि अपनी मां को मारे। जब लुकास इनकार करता है तो वे उसे गोली मार देती हैं। बाद में दोनों उसका शव इस तरह सेट करती हैं कि लगे जैसे उसने खुद को मार लिया हो। यह सब वे जेड और लुकास पर सारी हत्याओं का दोष डालने के लिए कर रही हैं। मां मदद के लिए पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन केटी उसे माफ़ नहीं करती और लॉन मोवर से क्रूर तरीके से मार देती है। अंत में अंकल जेसन केटी के घर पहुंचते हैं और केटी और स्लोन को लेने आते हैं। कुछ समय बाद केटी और स्लोन एयरपोर्ट पहुंचती हैं और उत्साहित होकर न्यूयॉर्क सिटी के लिए उड़ान भरती हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी यह दिखाती है कि केटी और स्लोन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने दुश्मनों से न्याय भी किया। साहस और दोस्ती के सामने कोई डर और अन्याय टिक नहीं सकता। हालांकि रास्ता खतरों और पागलपन से भरा था, उन्होंने हार मानने से इनकार किया और अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बनाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि हिम्मत, चालाकी और अपने लिए खड़े होने का जज्बा भी किसी भी चुनौती को मात देने के लिए ज़रूरी होता है। और शायद यही संदेश है, जब हालात बुरे हों तो डरने की बजाय अंदर से लड़ो और अपना रास्ता खुद बनाओ।